हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन चौपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज के लेक्चर नंबर 2 में सॉल्यूशन चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में। आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, ओके, सॉल्यूशन किस चीज से बना होता है मिलकर के, तो आप कहोगे कि सर सॉल्यूशन जो बना होता है वो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। एक होता है सॉल्यूट और प्लस दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। तो मेनली किसी सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है या सॉलिड का क्या परसेंटेज है और सॉल्वेंट का क्या परसेंटेज है, इसकी मात्रा को व्यक्त करता है कौन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टोटल 6-7 प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो पहला है, इसमें देख सकते हो ये वाला मास परसेंट वेट बाय वेट हो सकता है कि कितना ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है। फिर ये वॉल्यूम परसेंट हो सकता है, 100 ml में कितना ml सॉल्यूट है ना। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कितना ml सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला हुआ है। फिर हम देखेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन होता है इसका पूरा नाम। और फिर एक और टर्म है ppb, पार्ट्स पर बिलियन, उसको भी देख लेंगे। इस लेक्चर में जितना मैंने बताया आपको उतना कंप्लीट करेंगे। तो सॉल्यूशन में मेनली सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मेनली इसमें कितना ग्राम है सॉलिड और सॉल्यूशन की क्या मात्रा है, इसको कौन बताएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का हम एक छोटा सा परिभाषा लिख लेते हैं। वैसे इसका परिभाषा पूछा नहीं जाता, आप मतलब समझो कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में कितना सॉलिड है कितना सॉल्वेंट है, इसकी मात्रा को बताने का जो मेथड होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के तरीके से हम बताते हैं। तो वैसे ये जो है कॉन्सेंट्रेशन, ये होता क्या है, तो बहुत सिंपल, दिज, आप लिख लेना, these आर यूज टू, इसको मैं इस पे रख के लिख रहा हूं ना, इसलिए these आर यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड solvent present in solution, मतलब क्या है स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा ना, जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा, जिसकी मात्रा कम होगा, वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है। और जो लार्ज अमाउंट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। अब दोनों की मात्रा को बताना, और बताने के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्यूशन के बारे में, वाटर है और प्लस शुगर है, मतलब तुमने क्या किया, पानी में चीनी को मिला दिया। और मान लो पानी है तुम्हारा 250 ml, ठीक है, 250 ml पानी है और तुमने शुगर डाला उसमें 20 ग्राम। अब बताओ दोनों में से किसका मात्रा ज्यादा है, तो अगर सर 250 ज्यादा है, तो 250 ज्यादा है तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो जाएगा। और शुगर 20 ग्राम है, मात्रा कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके विभिन्न टर्म्स को देखते हैं। इस पर देख करके लिख करके इसका जो पहला टर्म्स आ जाता है स्टूडेंट, सबसे पहला वो आ जाता है हमारा क्या, इसमें मास परसेंट, वेट बाय वेट। बहुत सिंपल है कि कितना ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूशन में उपस्थित है। इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, इसका परिभाषा लिख लो, बहुत सिंपल होता है, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, लिखने में नहीं बन रहा है, प्रेजेंट इन
द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना ग्राम में? ओनली 100 ग्राम में कोई सॉल्यूट कितना ग्राम उपस्थित है उसी को बोलेंगे मास परसेंट, मतलब वेट बाय वेट बोलते हैं उसको। बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय, इसमें हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि 100 के हिसाब से है, ये इसका सूत्र है। मास परसेंट का कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है, इसी को बोलते हैं मास परसेंट, वेट बाय वेट बोल देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, इसका टर्म समझना है, इसका टर्म्स क्या हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा। कंसंट्रेशंस निकालते हो तो ये 100 के टर्म्स में होता है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हो कहीं पे भी छोटा सा टर्म अगर हम लिख रहे हैं कि मान लो लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट, ठीक है, 10% वेट बाय वेट NaOH, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब तुम्हें बस बताना। मतलब 10% वेट बाय वेट NaOH में आपको बताना ये है कि इसमें कितना ग्राम बिलियन है सॉल्यूशन है, कितना ग्राम NaOH है। तो बहुत सिंपल है, 10% वेट बाय वेट NaOH का मतलब होता है 10 ग्राम NaOH। देखो जो कंपाउंड रहेगा और जो डिजिट यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे 10 तो 10, 20 तो 20, 25 तो 25 ले लेना है। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सॉल्यूशन है, यहाँ जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम, और इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है, तो 10 ग्राम NaOH उपस्थित है। अब नाउ आप मुझे बता दीजिए, आपको अगर पता चल गया कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो आपसे अगर पूछ ले कि सॉल्वेंट क्या होगा तो कितना बताओगे, 100 माइनस 10 मतलब 90 ग्राम निकाल सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन आप करके बता दो, अगर आपसे पूछा जाए ना 25% वेट बाय वेट ऐसे लिख के दे दे, मास परसेंट है ये, और साइड में लिख दे CaCO3, तब पूछेगा आपसे बिलियन कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा। कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है सर, जो डिजिट है वही CaCO3 की मात्रा को बताता है। मतलब क्या, इसमें जो सॉल्यूट हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट क्या है, CaCO3, जो सॉल्यूट होता है वो यहाँ लिखा होता है वही सॉल्यूट होता है, वो कितना हो गया, 25 ग्राम। उसके बाद सॉल्यूशन कितना हो गया, इसमें सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो बताइए सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, कहोगे सर 100 में से आप 25 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 75 ग्राम। आप समझ रहे होंगे अच्छे से। चलो एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस पे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस लिख लेना साथ में, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लिखो 25 ग्राम 25 ग्राम CaCO3 इज डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड है, डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम सॉल्यूशन। कैलकुलेट वेट बाय वेट प्रतिशत, परसेंटेज। आपको वेट बाय वेट परसेंटेज बताना है इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट, इसका आंसर बहुत ही छोटा सा हो जाएगा, बहुत इजी है। आप लिखोगे आंसर, और आपने क्या पढ़ा है, वेट बाय वेट का फॉर्मूला बहुत इजी, हम लोग जानते हैं कि वेट बाय वेट होता है
मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, यही होता है ना वेट बाय वेट का। तो बस आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर लिखेंगे हम, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 ग्राम CaCO3, तो 25 लिख देंगे, बाय सॉल्यूशन कितना है 400 ग्राम, तो 400 लिखेंगे और इंटू 100 कर दोगे, देख लो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो 6.25 ग्राम आ जाएगा ना आंसर। मतलब 6.25 ग्राम 100 के हिसाब से है। 100 ये 400 ग्राम बिलियन में 25 ग्राम CaCO3 है, तो अगर प्रति 100 लेंगे तो 100 के हिसाब से कितना होगा 6.25 ग्राम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हमारा है वॉल्यूम परसेंट, V/V%। इसको आप समझ ही चुके होंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था, इसको भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें किसको, V/V को। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, बस वही होता है जो वॉल्यूम रहेगा ना, जो सॉलिड की मात्रा रहेगा वो ml में रहेगा और बिलियन की मात्रा भी ml में रहेगा, उसी को बोलेंगे। मतलब इसका अगर स्टूडेंट डिफिनीशन लिखना चाहे तो बहुत सिंपल है, वहां पे लिखते थे मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution, यही हो गया। अब सिंपल इसका छोटा सा फॉर्मूला लिख देंगे, V/V% बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ, इसको वॉल्यूम समझ लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो इसका टर्म समझना है स्टूडेंट, मेनली टर्म मेन होता है। अगर लिखा हुआ है 15% V/V, 15% V/V और इधर लिख दिया आपको HCl, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15 ml HCl is present in 100 ml of solution, यहाँ पे इज लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना ये, कि 15 ml HCl जो होगा 100 ml सॉल्यूशन में है, मतलब क्या इसमें सॉल्यूट कितना हो गया, अगर आपसे सॉल्यूट पूछेगा तो आप लिखोगे 15 ml है, और क्या सॉल्यूशन कितना हो गया, इस टर्म का मतलब कितना हो गया, तो 100 ml हो गया। बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछे सॉल्वेंट कितना होगा तो 85 ml हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं, और भी आप टर्म बताओ, अगर आपको लिख करके दे दे या क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिले आपको 60% V/V ऐसे लिख देगा तो वो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट, तो 60% V/V और आपको लिख देगा H2SO4, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ये, अगर ऐसा सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन कितना, तो सॉल्यूशन हो गया 100 ml, और जो टर्म यहाँ लिखा होता है वही H2SO4 या जो भी मात्रा होगा उसी को बताएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूट कितना हो गया आपका 60 ml, और सॉल्वेंट इसी को माइनस कर दो तो 100 में से 60 गया तो 40 ml। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम इसमें कि 40 ml HCl is present in 600 solution, calculate वॉल्यूम V/V%। तो आपको V/V% बताना है, बहुत सिंपल है, बस आंसर लिख दो, V/V% बराबर हो जाएगा कितना ml है 40 ml है,
सॉल्यूट 600 ml सॉल्यूशन में है, इंटू कितना करेंगे 100 कर देंगे। देख लो इसको काटोगे 6.66 ml आ जाएगा परसेंट में, प्रति 100 के हिसाब से कितना है 6.66 है, बिकॉज V बाई V परसेंटेज का फॉर्मूला। अच्छा एक क्वेश्चन तुम बना देना, तेरे लिए छोड़ दे रहा है लिख करके, एक क्वेश्चन तुम बना लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं, उसे आपको बनाना है, अब बना लेना अच्छे से। मैं लिख रहा हूं ना इसमें 180 ml SO2 gas is dissolved in 1800 ml solution। कैलकुलेट V बाई V परसेंटेज। हो जाएगा 180/1800 करोगे, आंसर खुद बना लेना। V बाई V परसेंट क्या हो जाएगा 180/1800 और गुने 100, ऐसे कर लेना तो 10 आ जाएगा आंसर, 10% V बाई V आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मतलब क्या, इसका परिभाषा हो जाएगा द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। मास ऑफ सॉलिड मैंने लिखा है मास ऑफ सॉलिड, मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, तो ग्राम में होना चाहिए सॉलिड की मात्रा। तो द मास ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल, इसका मतलब इसका सूत्र हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत आसान होता है ये, लेकिन बहुत यूजफुल है। मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो गया। अब छोटा सा टर्म सीख लो, इसका मतलब आप बता दीजिएगा, है ना। अगर लिखा हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम, देख लो वेट बाय वॉल्यूम है, W/V को बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसके बगल में मान लो लिखा हुआ है NaCl, तो कैसे बनाएंगे NaCl कितना ग्राम 10 ग्राम। यहाँ ml नहीं लिखेंगे क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है, ऊपर W है। और सॉल्यूशन कितना लिखेंगे तो 100 ml, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चंस और कर लो तुम इस पर आधारित। देखो जो टॉपिक पढ़ते हो ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर बनाओ, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 30 ग्राम NaCl is dissolved in 300 ml solution, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बहुत सिंपल, देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, यहां पे आ जाएगा 30 बाई कितना 300 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा मैथ तो स्ट्रांग होगा ही, है ना। कितना हो जाएगा 10% आ जाएगा आंसर।
ओके। और यही अगर रहता तुमसे ऐसे बोल देता कि 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल, NaCl कितना ग्राम, 10 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना ग्राम, 100 ml, ग्राम में हो जाएगा ना, यही बताया भी है। तो सोच लो ना, 100 ml में 10 ग्राम, तो 300 ml में कितना, 30 ग्राम, वही तो बात, सिंपल ही है ये सब। तो चलो इतना तुमने आज पढ़ लिया, 3 कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन को हमने देखा, कंसंट्रेशन क्या बताएगा, तो बिलियन में, सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट की मात्रा को बताएगा। मास परसेंट, वेट बाय वेट हमने देखा, कितना ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम वेट सॉलिड घुला हुआ है। फिर हमने देखा वॉल्यूम परसेंट, वी बाय वी को हमने देखा कि कितना ग्राम, कितना ml सॉल्यूशन में, कितना ml सॉलिड घुला हुआ। और फिर इसको देख लिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। एक चीज और सीख लो तुम, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये है ना, यहाँ पे कहाँ चला गया ये, थोड़ा सा फोन आ गया। लो, बोलिए। हाँ, हेलो, हेलो। ओ अच्छा, तो थोड़े दिन में करते हैं, प्लीज, प्लीज। ओके, करना पड़ता है प्लीज, है ना, ठीक है। पीपीएम, तो पीपीएम का ना पहले पूरा नाम समझो। पीपीएम का पूरा नाम होगा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में कुछ भाग कितना है। इसका यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा, मतलब मात्रा हो उसमें बताने के लिए, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट हो और उसमें सॉलिड कम हो, तब, है ना। मतलब दिस टर्म्स आर टू रिप्रेजेंट, इसको हम लिख लेंगे, पीपीएम का पार्ट्स पर मिलियन हो गया। इसका मतलब सीधा ऐसे समझो, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट present in 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, 1 मिलियन हो जाएगा। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे ना, पीपीएम बराबर, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय 10 टू द पावर, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, ये हो जाएगा इस तरीका से। एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, इसको भी देख ही लो आप, पार्ट्स पर बिलियन, इसको लिख लेना, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पूरा नाम हो गया इसका। द मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, पीपीएम मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और सीख लीजिए, पीपीएम अगर ऐसा लिखा हुआ है छोटा सा टर्म यहाँ पे, इसी में लिख लेना है कि मान लो लिखा हुआ है 30 पीपीएम SO2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 30 ग्राम SO2 is present in 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब इसमें सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन हो गया कितना, 30 ग्राम, सॉरी 10 टू द पावर 6 ग्राम, और SO2 कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया।
इस हिसाब से, या 30 ml हो गया। पीपीएम को पीपीएम को दिखाया जाता है जब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट में कम वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है, वेरी डाइल्यूट रहता है कॉन्सेंट्रेशन, तब बताते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे पॉल्यूशन बताना हो, वायुमंडल एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है इसको बताना है, वाटर में कितना पॉल्यूशन है इसको बताना है, तब इसको हम यूज करते हैं। माइक्रोग्राम में आ जाता है ये सब। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी में पीपीबी का। एक टर्म लिख लीजिएगा, पीपीबी। इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर बिलियन। इसका भी यूज करते हैं हम जब हमारा सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो और उसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, तो उसकी मात्रा को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा डिफिनीशन हो जाएगा, आप लिख लीजिए, द मास ऑफ solute, the mass of solute is present in 10 to the power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल एक एक टर्म याद रखिए आप, सिंपल है, और इसका फॉर्मूला रखो याद कि पीपीबी बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और अभी इस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे, 10 टू द पावर 9, ऐसे याद रख लो फार्मूला इसका। एक छोटा सा टर्म और सीख लीजिए आप कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 25 ppm ppb, 25 ppb पॉल्यूशन बताओ। हम बात कर लेते हैं HNO3 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि HNO3 कितना है, 25 ग्राम है, या ml कह लो, और जो हमारा सॉल्यूशन का भाग है वो कितना है, 10 टू द पावर 9 ग्राम है। ऐसा हो जाए। चलो एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस। अगर आपको बोल दे कि 50 ml, चलो 50 ml SO2 gas is dissolved in 50 ml SO2 gas is dissolved in 1500 ml solution। ठीक है, आपको बोलेगा कि इसके कंसंट्रेशन को ना आप पीपीएम में बताइए, पीपीएम में बताइए एंड पीपीबी में भी बताइए। बहुत सिंपल है। अगर आपको पीपीएम बताना है तो 50 बाई 1500 इंटू 10 टू द पावर 6 कर दो, सॉल्व कर लेना। और अगर आपको इसी को पीपीबी में बताना है, पार्ट्स पर बिलियन में बताना है, तो 50 बाई 1500 इंटू 10 टू द पावर 9 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन को देखा है। अभी पूरा कंसंट्रेशन नहीं हुआ है, अभी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? तो मेन बचा हुआ है, मोलारिटी बचा हुआ है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और एक और टर्म है स्टूडेंट, नॉर्मालिटी पढ़ेंगे। ये तीनों मेन है, 12th में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा। तब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इसमें हम इसी को कवर करेंगे। अभी 2 लेक्चर और बनेगा और इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे एक चीज और आप वो ध्यान में रख लो, छोटा सा टर्म है जिसको कहते हैं हम डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे डेंसिटी आपको पता है मास बाय वॉल्यूम है, तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मास में आप क्या कर दीजिए, डेंसिटी से भाग दे दीजिए, ये भी हो जाएगा। अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि मास बाय वॉल्यूम होता है, तो एक ये भी याद कर, जिसको हम बॉक्स में रखते जा रहे हैं, तुम अपने बॉक्स में उतार लेना। तुम अपने बॉक्स का मतलब तुम अपने माइंड में लिख लेना। अगर मान लो
डी बराबर एम बटे भी होता है, तो ये भी तो हो सकता है ना, एम बराबर क्या होगा बताओ, डी इंटू भी। तो डेंसिटी अगर आपको पता है तो आप मास ज्ञात कर सकते हैं, वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, इस हिसाब से आपको ये डेंसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसको हम मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी को कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और हाँ, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियोज होगा वो जॉब से इंफॉर्मेशन होगा कि आप 12th पास कर जाते हो तो आगे आपको कौन सा रास्ता अच्छा चुनना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास नॉलेज तो ज्यादा है लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं, इसलिए वो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं उससे भी रिलेटेड सोचा हूँ, ये तो लेक्चर मेरा सीरीज चलेगा ही, सॉल्यूशन का, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरा। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी जॉब ओरिएंटेशन होता है, केमिस्ट्री का कहाँ यूज है लाइफ में, हम उसकी भी बात करेंगे इसी चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी हम क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं कभी कभी। जैसे अभी अगर हम सॉल्यूशन पढ़ा लेंगे तो फिर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन डालेंगे ना। तो थैंक यू, आप वहां से भी बनाइएगा। ओके, लाइक शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के हमें कुछ और बेहतर करने की एनर्जी मिलते हैं, बिकॉज यू आर माई एनर्जी, है ना। ऑडियंस मेरे लिए एनर्जी है, ताकत है, सब कुछ है।